इस वीडियो को देखकर शायद हर कोई यही कहेगा कि ये औरत डांस और वीडियो बनाने की बेहद शौकीन है। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही शौक एक दिन इतना खौफनाक मोड़ ले लेगा जिसमें एक सीधे साधे इंसान की जान चली जाएगी। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि इसी औरत का अपना पति था। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि इस हत्या को किसी और ने नहीं बल्कि इसी औरत ने अंजाम दिया था। शुरुआत में किसी को इस पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। हर कोई उसे एक बेचारी और दुखी पत्नी समझ रहा था जो अपने पति की मौत के बाद पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन जब पुलिस ने इस केस की गहराई से जांच की और हत्या के पीछे छिपी असली वजह दुनिया के सामने आई तो उसे सुनकर सिर्फ परिवार वाले ही नहीं बल्कि पूरा गांव भी अंदर तक दहल उठा। इस घटना की शुरुआत होती है हरियाणा के भिवानी जिले से। इसी जिले के एक छोटे से गांव में 35 साल का प्रवीण यादव अपनी 32 साल की पत्नी रवीना राव और अपने 6 साल के बेटे मुकुल के साथ रहता था। बाहर से देखने पर उनका परिवार बिल्कुल सामान्य और खुशहाल लगता था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसी घर के अंदर धीरे धीरे एक ऐसा तनाव जन्म ले रहा है जो आगे चलकर एक खौफनाक मोड़ लेने वाला था। रवीना और प्रवीण की शादी कोई अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज थी। साल 2015 में जब दोनों पहली बार मिले तभी उनके बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उन्होंने साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। अब उनके लिए एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो चुका था। लेकिन उनके रिश्ते के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी परिवार की मंजूरी। जब प्रवीण ने अपने पिता सुभाष यादव को बताया कि वो रवीना से शादी करना चाहता है तो शुरुआत में परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। उन्हें ये रिश्ता ज्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन प्रवीण अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ रवीना से ही करेगा। बेटे की जिद और उसकी खुशी को देखते हुए आखिरकार परिवार को मानना पड़ा। इसके बाद साल 2017 में पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद शुरुआत में उनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और धीरे धीरे उनका परिवार भी पूरा होने लगा। शादी के करीब 2 साल बाद उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने मुकुल रखा। बेटे के आने के बाद परिवार में खुशियों का माहौल था और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जिंदगी अब पूरी तरह खुशहाल हो चुकी है। लेकिन वक्त के साथ उनके रिश्ते में दरारें आनी शुरू हो गईं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे और धीरे धीरे ये विवाद बढ़ते चले गए। इन झगड़ों की सबसे बड़ी वजह थी रवीना का सोशल मीडिया की तरफ बढ़ता लगाव। रवीना ने सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी, लेकिन उसकी सोच बाकी लोगों से काफी अलग और मॉडर्न थी। वो सिर्फ एक साधारण घरेलू जिंदगी तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। उसके अंदर नाम, पैसा और सोशल मीडिया पर पहचान बनाने की चाहत थी। इसी वजह से उसने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम पर वो लिप सिंक और डांस रील्स बनाती थी, जबकि यूट्यूब पर वो एक ऐसे चैनल से जुड़ गई थी जहां छोटे छोटे ड्रामा और शॉर्ट फिल्मों में एक्टिंग करती थी। धीरे धीरे सोशल मीडिया उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा था। उसे लोगों का ध्यान, व्यूज और तारीफें पसंद आने लगी थी। लेकिन यही चीज प्रवीण को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि रवीना का सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताना उनके रिश्ते और परिवार के लिए सही नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर बहस होने लगी। शुरुआत में ये सिर्फ छोटे झगड़े थे, लेकिन धीरे धीरे इन झगड़ों ने उनके रिश्ते की नींव को कमजोर करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ प्रवीण एक मेहनती इंसान था। वो एक ड्राइवर के तौर पर काम करता था और घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी, रेत और सीमेंट जैसी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता था। सुबह से शाम तक मेहनत करके वो अपने परिवार का खर्च चलाता था। वहीं उसके पिता सुभाष यादव भी मेहनती इंसान थे। वो शादी ब्याह और बड़े कार्यक्रमों में खाना बनाने का ठेका लेते थे और केटरिंग का काम संभालते थे। प्रवीण की मां का पहले ही निधन हो चुका था, इसलिए घर में अब सिर्फ प्रवीण, उसके पिता सुभाष, रवीना और छोटा बेटा मुकुल ही साथ रहते थे। प्रवीण के 2 भाई भी थे, लेकिन वो अपने अपने परिवारों के साथ अलग रह रहे थे। शादी के बाद जब रवीना इस यादव परिवार का हिस्सा बनी तो उसकी जिंदगी काफी बदल गई। घर में दिन भर वो ज्यादातर अकेली रहती थी, क्योंकि उसका पति और ससुर दोनों सुबह काम पर निकल जाते थे और देर शाम वापस लौटते थे।
ऐसे में रवीना के पास काफी खाली समय रहने लगा। शुरुआत में वो अपना समय घर के कामों और मोबाइल चलाने में बिताती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने समय काटने के लिए इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में ये सिर्फ एक शौक और टाइम पास था। वो छोटे छोटे लिप सिंक और डांस वीडियो बनाकर अपलोड करती थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी वीडियो पर व्यूज आने लगे और लोग उसे नोटिस करने लगे। जब उसे सोशल मीडिया पर लोगों का अटेंशन और तारीफ मिलने लगी तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अब उसे लगने लगा था कि वो सिर्फ एक आम गृहिणी बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है। धीरे धीरे रवीना ने अपने वीडियो यूट्यूब पर भी डालने शुरू कर दिए। वहां भी उसकी वीडियो पर व्यूज आने लगे और उसे समझ आने लगा कि लोगों को किस तरह की वीडियो पसंद आती है। अब वो पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई थी। हर दिन नए वीडियो बनाना और लोगों का अटेंशन पाने की कोशिश उसकी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। समय के साथ उसकी कई वीडियो वायरल होने लगी। जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते गए, वैसे वैसे रवीना के सपने भी बड़े होते चले गए। अब उसे सोशल मीडिया सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि पैसे और शोहरत कमाने का जरिया लगने लगा था। वो लग्जरी जिंदगी जीने के सपने देखने लगी थी। उसे लगता था कि अगर वो लगातार मेहनत करे और वायरल होती रहे तो एक दिन वो खुद का बड़ा घर खरीद सकती है, ढेर सारा पैसा कमा सकती है और अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती है। धीरे धीरे रवीना ने सोशल मीडिया को अपनी आर्थिक परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता मान लिया। इसी वजह से वो पहले से भी ज्यादा वीडियो बनाने लगी। उसकी जिंदगी अब मोबाइल कैमरे, रील्स, व्यूज और फॉलोअर्स के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। इसी दौरान एक छोटे यूट्यूब चैनल की नजर रवीना पर पड़ी। चैनल वालों ने उससे संपर्क किया और उसे अपने छोटे छोटे ड्रामा और शॉर्ट फिल्मों में एक्टिंग करने का मौका दिया। रवीना ने तुरंत ये ऑफर स्वीकार कर लिया। इसके बाद वो लगातार अलग अलग वीडियो और शॉर्ट फिल्मों में नजर आने लगी। अब उसका ज्यादातर समय घर से बाहर गुजरने लगा, कभी शूटिंग, कभी रील्स और कभी नए वीडियो की तैयारी। रवीना धीरे धीरे सोशल मीडिया की दुनिया में पूरी तरह खोती जा रही थी। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सही और सफल दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी चमक दमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा है जो बहुत जल्द इस परिवार की सारी खुशियां हमेशा के लिए खत्म कर देने वाला था। 26 मार्च 2025 का दिन इस परिवार की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन रवीना घर पर ही थी, क्योंकि उसे अपने बेटे मुकुल के स्कूल से जुड़ा कुछ जरूरी काम निपटाना था। घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी प्रवीण के पिता सुभाष यादव को अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बेटे को पिछली रात यानी 25 मार्च के बाद से देखा ही नहीं है। हालांकि शुरुआत में उन्होंने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि प्रवीण का काम ही ऐसा था। वो ट्रांसपोर्ट का काम करता था और अक्सर मिट्टी, रेत और सीमेंट जैसी चीजें लेकर दूसरे शहरों तक जाता था। कई बार ऐसा भी होता था कि वो काम के सिलसिले में 1-2 दिन तक घर नहीं लौट पाता था। फिर भी एक पिता होने के नाते सुभाष यादव को बेचैनी होने लगी। उन्होंने अपनी बहू रवीना से पूछा कि आखिर प्रवीण कहाँ है और वो पिछली रात से दिखाई क्यों नहीं दिया। इस पर रवीना ने बताया कि 25 मार्च की रात करीब 8 बजे प्रवीण घर वापस आया था। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए, लेकिन रात करीब 3 बजे अचानक किसी आवाज की वजह से उसकी नींद खुल गई। जब वो कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों की तरफ देखा तो उसने प्रवीण को सीढ़ियों के पास बैठकर सिगरेट पीते हुए देखा। रवीना ने उससे पूछा कि वो इतनी रात को जागकर सिगरेट क्यों पी रहा है। उसने प्रवीण से ये भी कहा कि बाहर अभी अंधेरा है, इसीलिए वापस कमरे में आकर सो जाए। इसके बाद दोनों दोबारा कमरे में जाकर सो गए। रवीना ने आगे बताया कि इसके बाद उसे कुछ पता नहीं कि प्रवीण कब और कहां चला गया, क्योंकि जब वो 26 मार्च की सुबह उठी तो प्रवीण घर में कहीं दिखाई नहीं दिया। हालांकि उस वक्त उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि प्रवीण का सुबह सुबह काम के लिए निकल जाना आम बात थी। यही सोचकर सुभाष यादव ने भी खुद को समझा लिया और ज्यादा चिंता नहीं की। इसके बाद रवीना अपने बेटे मुकुल को स्कूल छोड़ने गई और फिर अपनी अगली वीडियो शूटिंग के काम से घर से निकल गई। जब रवीना अपना काम खत्म करके वापस घर लौटी तो उसने देखा कि घर के सभी लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसे पता चला कि प्रवीण अभी तक घर वापस नहीं लौटा है और उसका मोबाइल फोन भी लगातार बंद आ रहा है। तब तक सुभाष यादव और परिवार के दूसरे लोग प्रवीण के दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों
और उसके साथ काम करने वाले लोगों से बात कर चुके थे, लेकिन किसी के पास भी प्रवीण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। किसी ने उसे ना देखा था और ना ही उससे कोई संपर्क हुआ था। अब धीरे धीरे परिवार के मन में डर बढ़ने लगा। रवीना भी परेशान दिखाई देने लगी। उसके मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि आखिर उसका पति इतने घंटों से कहाँ गायब है, और सबसे बड़ी बात, उसका फोन बंद क्यों आ रहा है। आखिरकार रवीना ने फैसला किया कि अब पुलिस की मदद लेना जरूरी है। वो तुरंत स्थानीय थाने पहुंची और पुलिस को पूरी घटना बताई। उसने अधिकारियों से गुजारिश की कि उसके पति को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी परिवार को उम्मीद थी कि शायद प्रवीण किसी काम में फंसा होगा और कुछ समय बाद खुद ही वापस लौट आएगा। लेकिन 26 मार्च का पूरा दिन गुजर गया। ना तो पुलिस को कोई सुराग मिला और ना ही प्रवीण का कोई पता चला। फिर 27 मार्च भी बीत गया, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी बनी रही। रवीना लगातार पुलिस पर दबाव बना रही थी कि उसके पति को जल्द ढूंढा जाए। दूसरी तरफ पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कोशिश बेनतीजा साबित हो रही थी। फिर 28 मार्च 2025 की सुबह सुबह पुलिस स्टेशन में एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति की आवाज घबराई हुई थी। उसने पुलिस को बताया कि करीब 1 घंटे पहले उसने एक सुनसान नाले में एक लाश देखी है और उस लाश की हालत बेहद खौफनाक थी। अनजान कॉल मिलने के तुरंत बाद पुलिस उस जगह के लिए रवाना हो गई जहां शव होने की सूचना दी गई थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां का दृश्य बेहद डरावना था। एक गंदे और सुनसान नाले के अंदर एक शव पानी में तैर रहा था। काफी देर तक पानी में पड़े रहने की वजह से शव बुरी तरह फूल चुका था और उसकी हालत इतनी खराब थी कि पहली नजर में उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। पुलिस ने आसपास का इलाका खाली करवाया और तुरंत फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। शुरुआती जांच में पुलिस ने अंदाजा लगाया कि मृतक की उम्र लगभग 30 से 35 साल के बीच होगी, लेकिन चेहरा और शरीर की हालत देखकर यह साफ था कि पहचान करना आसान नहीं होने वाला। इसी दौरान फॉरेंसिक टीम की नजर मृतक के हाथ पर बने एक टैटू पर पड़ी और अब यही टैटू आगे चलकर इस पूरे केस का सबसे अहम सुराग बनने वाला था। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। कुछ ही घंटों में नाले में मिले शव की खबर पूरे इलाके में फैल गई। स्थानीय मीडिया और अखबारों में भी इस घटना की चर्चा होने लगी। 29 मार्च 2025 की सुबह जब प्रवीण यादव के पिता सुभाष यादव ने अखबार में इस शव की खबर पढ़ी तो उनके मन में अचानक डर बैठ गया। खबर में जिस तरह के कपड़ों का जिक्र किया गया था वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे प्रवीण अक्सर पहनता था। इतना ही नहीं, प्रवीण के हाथ पर भी उसके नाम का टैटू बना हुआ था। यही सोचकर सुभाष यादव तुरंत अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ अस्पताल पहुंचे ताकि उस अज्ञात शव की पहचान की जा सके। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उनका सबसे बड़ा डर सच साबित हो गया। जैसे ही उन्होंने शव के कपड़े और हाथ पर बना टैटू देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शव किसी और का नहीं बल्कि उनके बेटे प्रवीण यादव का ही था। अब परिवार पूरी तरह टूट चुका था। जिस बेटे के वापस लौटने की उम्मीद में सब पिछले 3 दिनों से बैठे थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। शव की पहचान होने के बाद परिवार की अनुमति से पोस्टमार्टम शुरू किया गया। दूसरी तरफ सुभाष यादव ने अपने बाकी बेटों और बहू रवीना को भी इस दर्दनाक सच्चाई के बारे में बता दिया। खबर सुनते ही पूरे घर में मातम छा गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसने इस मामले को और भी रहस्यमय बना दिया। रिपोर्ट में मौत की कोई साफ वजह सामने नहीं आई थी। पुलिस ये तय नहीं कर पा रही थी कि प्रवीण की मौत हादसे में हुई थी या फिर उसके पीछे किसी हत्या की साजिश छिपी हुई थी। घर में हर तरफ दुख और चीख पुकार का माहौल था। प्रवीण का छोटा बेटा मुकुल अब हमेशा के लिए अपने पिता को खो चुका था। वहीं रवीना अपने बेटे को सीने से लगाकर रो रही थी। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पति की मौत से पूरी तरह टूट चुकी हो। अब उसके सामने अपने बेटे का भविष्य और अपनी जिंदगी की चिंता खड़ी थी। लेकिन दूसरी तरफ प्रवीण के छोटे भाई और उसके चचेरे भाई के मन में धीरे धीरे शक पैदा होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि इस कहानी में कुछ ना कुछ जरूर छिपाया जा रहा है। वो जानते थे कि प्रवीण शराब जरूर पीता था, लेकिन इतना नहीं कि वो खुद को संभाल ही ना पाए या अचानक कहीं गायब हो जाए। यही वजह थी कि उन्होंने खुद ही इस रहस्यमयी मौत से जुड़े सबूत तलाशने शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इकट्ठा की।
फिर 25 मार्च की शाम से लेकर 26 मार्च की सुबह तक की रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखना शुरू किया। फुटेज में साफ दिखाई दिया कि 25 मार्च की रात करीब 8:30 बजे प्रवीण काम से घर लौटा था। इसके बाद वो घर के अंदर चला गया, लेकिन जब परिवार वालों ने रात 3 बजे के बाद की फुटेज चेक की तो एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। रिकॉर्डिंग में कहीं भी प्रवीण घर से बाहर जाता दिखाई नहीं दे रहा था। यानी रवीना ने जो कहानी सुनाई थी कि रात में प्रवीण सीढ़ियों के पास बैठकर सिगरेट पी रहा था और उसके बाद कहीं चला गया, वो अब झूठ साबित होने लगी थी। अब परिवार का शक और गहरा हो गया। इसके बाद उन्होंने रात 3 बजे से पहले की फुटेज को और ज्यादा ध्यान से देखना शुरू किया। तभी उन्हें एक और बेहद संदिग्ध चीज दिखाई दी। 25 मार्च की रात करीब 11 बजे एक बाइक प्रवीण के घर के बाहर आकर रुकी थी। बाइक पर एक हेलमेट पहने आदमी बैठा हुआ था जो बार बार घर के आसपास चक्कर लगा रहा था, मानो वो किसी सही मौके का इंतजार कर रहा हो। और कुछ समय बाद वो बाइक सवार वहां से चला गया। लेकिन 26 मार्च की रात करीब 1:55 पर वही बाइक एक बार फिर प्रवीण के घर के आसपास दिखाई दी। इस बार मामला और भी ज्यादा संदिग्ध था, क्योंकि अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में बाइक पर 3 लोग बैठे नजर आए। बाइक चला रहा आदमी हेलमेट पहने हुए था। पीछे बैठी महिला ने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था, जबकि बीच में एक आदमी झुकी हुई हालत में बैठा दिखाई दे रहा था। चेहरा साफ नजर न आने की वजह से किसी की पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये दृश्य देखकर प्रवीण के परिवार वालों का शक और गहरा हो गया। 11 अप्रैल को प्रवीण के रिश्तेदार ये सारी सीसीटीवी फुटेज लेकर पुलिस के पास पहुंचे। प्रवीण के पिता सुभाष यादव ने पुलिस से कहा कि उन्हें शक है कि बाइक पर बैठी महिला कोई और नहीं बल्कि रवीना थी और बीच में झुकी हुई हालत में बैठा शख्स शायद प्रवीण ही था। ये सुनते ही पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई और उन्होंने रवीना को मुख्य संदिग्ध मानकर जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने रवीना की लोकेशन हिस्ट्री और कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाए। जांच में कई ऐसे सबूत सामने आए जिन्होंने सीधे रवीना पर शक को मजबूत कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ शुरू की। काफी देर तक सवाल जवाब होने के बाद आखिरकार रवीना टूट गई और उसने कबूल कर लिया कि उसने ही अपने पति प्रवीण की हत्या करवाई थी। ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पूछताछ के दौरान रवीना ने एक और आदमी का नाम लिया जिससे वो रोज घंटों बात करती थी। उसका नाम सुरेश था। रवीना ने बताया कि शादी के बाद उसके और सुरेश के बीच अवैध संबंध बन गए थे। ये सुनते ही पुलिस ने तुरंत सुरेश को भी गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों समझ चुके थे कि वो ज्यादा देर तक पुलिस से सच नहीं छिपा सकते, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे पूरी सच्चाई बतानी शुरू कर दी। दरअसल रवीना और सुरेश की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। जब रवीना की इंस्टाग्राम वीडियोस वायरल होने लगी, तब उसे एहसास हुआ कि सोशल मीडिया के जरिए वो पैसा और शोहरत दोनों कमा सकती है। लेकिन उसे यूट्यूब और ऑनलाइन दुनिया की ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसी वजह से वो ऐसे इंसान की तलाश में थी जो उसे सोशल मीडिया पर आगे बढ़ने में मदद कर सके। तभी उसकी मुलाकात सुरेश से हुई, जो उसके ससुराल से ज्यादा दूर नहीं रहता था। रवीना को सुरेश के बारे में यूट्यूब स्क्रॉल करते समय पता चला था। सुरेश एक जाना पहचाना कंटेंट क्रिएटर था जिसकी वीडियोस पर लाखों व्यूज आते थे। उसकी यही लोकप्रियता रवीना को उसकी तरफ खींच लाई। इसके बाद रवीना ने खुद सुरेश से संपर्क किया और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। शुरुआत में रवीना उससे यूट्यूब और वीडियो बनाने से जुड़ी बातें सीखने लगी। सुरेश ने भी उसे भरोसा दिलाया कि उसमें एक्टिंग और कंटेंट बनाने का टैलेंट है और अगर वो सही तरीके से काम करे तो सोशल मीडिया से अच्छी कमाई कर सकती है। धीरे धीरे रवीना सुरेश की बातों से काफी प्रभावित हो गई और उस पर पूरा भरोसा करने लगी। इसी दौरान सुरेश ने उसे कहा कि अगर वो उसके साथ काम करे तो वो अपने बड़े चैनल के जरिए उसकी वीडियोस को प्रमोट कर सकता है, जिससे रवीना का चैनल भी तेजी से ग्रो करेगा। रवीना को ये बात पसंद आई और जल्द ही उसने सुरेश के साथ काम करना शुरू कर दिया। सुरेश खुद उसकी वीडियोस शूट करने लगा और इसी बहाने दोनों की नजदीकियां बढ़ती चली गईं। लेकिन जब प्रवीण ने अपनी पत्नी को सोशल मीडिया पर डांस और वीडियो बनाते देखा तो उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे सबसे ज्यादा बुरा तब लगा जब उसके दोस्त भी रवीना को लेकर ताने मारने लगे। यही वजह थी कि पहली बार उसने रवीना से साफ शब्दों में कहा कि वो ये वीडियो बनाना बंद कर दे। लेकिन अब
रवीना प्रवीण की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसकी जिंदगी में सुरेश एक ऐसे इंसान के रूप में आ चुका था जो हर वक्त उसकी तारीफ करता था, उसे समझता था और सोशल मीडिया की उस दुनिया का हिस्सा था जिसमें रवीना अपना भविष्य देख रही थी। दूसरी तरफ प्रवीण खुद को धीरे धीरे अपनी ही पत्नी से दूर होता महसूस कर रहा था। उसे एहसास होने लगा था कि अब रवीना के दिल में उसके लिए पहले जैसा प्यार और सम्मान नहीं बचा। यही बात उसे अंदर से तोड़ने लगी। तनाव और दुख में डूबकर उसने शराब पीना शुरू कर दिया और धीरे धीरे शराब उसकी आदत बन गई। दूसरी तरफ रवीना अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जब भी प्रवीण काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता, वो चोरी छिपे सुरेश को घर बुला लेती। दोनों घंटों साथ समय बिताते और इसी दौरान उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। इस तरह रवीना लगातार अपने पति को धोखा देती रही। लेकिन 25 मार्च 2025 का दिन इस पूरे रिश्ते का सबसे खतरनाक मोड़ बन गया। उस सुबह प्रवीण काम पर चला गया था। उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर रवीना ने एक बार फिर सुरेश को घर बुला लिया। दोनों घर के अंदर अकेले थे और उनके बीच शारीरिक संबंध बने। लेकिन उसी दिन अचानक प्रवीण बिना बताए समय से काफी पहले वापस लौट आया। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खटखटाया, रवीना बुरी तरह घबरा गई। प्रवीण लगातार दरवाजा पीटता रहा और आखिरकार रवीना ने दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही प्रवीण की नजर घर के अंदर मौजूद सुरेश पर पड़ी, उसका गुस्सा फूट पड़ा। बिना कुछ सोचे समझे उसने सुरेश पर हमला कर दिया और उसे मारने लगा। रवीना बीच बचाव करने की कोशिश करती रही, लेकिन उस समय प्रवीण इतना गुस्से में था कि उसने उसकी एक नहीं सुनी। तभी रवीना तेजी से दूसरे कमरे में गई, वहां से एक दुपट्टा उठाकर लाई और पीछे से प्रवीण के गले में कस दिया। अचानक हुए इस हमले से प्रवीण का संतुलन बिगड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर सुरेश ने उसके हाथ पकड़ लिए, जबकि रवीना लगातार उसका गला दबाती रही। प्रवीण खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन दोनों के सामने वो कमजोर पड़ गया। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गईं और वहीं उसकी मौत हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया कि हत्या के बाद दोनों ने लाश के सामने भी आपत्तिजनक हरकतें की थीं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जब कुछ समय बाद दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध कर दिया है, तब उनके होश उड़ गए। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस हत्या को कैसे छुपाया जाए और पुलिस से कैसे बचा जाए। काफी देर तक सोचने के बाद दोनों ने फैसला किया कि प्रवीण की लाश को घर के पास मौजूद गंदे नाले में फेंक दिया जाएगा, ताकि किसी को उन पर शक न हो। लेकिन उस समय दिन का उजाला था, इसलिए रवीना ने सुरेश को वापस भेज दिया और दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। इसके बाद 26 मार्च की रात करीब 1:30 बजे रवीना ने फिर सुरेश को घर बुलाया। दोनों ने चुपचाप पहली मंजिल से प्रवीण की लाश नीचे उतारी और उसे बाइक पर रखकर नाले की तरफ ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शव को गंदे पानी में फेंक दिया। इतना ही नहीं, ताकि लाश ऊपर तैरकर बाहर ना आए और किसी को जल्दी पता न चले, सुरेश ने शव के साथ एक भारी पत्थर भी बांध दिया। इसके बाद दोनों ऐसे घर लौट आए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूरी सच्चाई सामने आने के बाद गांव के लोग हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पत्नी अपने ही पति की हत्या में शामिल हो सकती है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि हत्या के बाद भी रवीना कई दिनों तक पुलिस और अपने परिवार के सामने मासूम बनने का नाटक करती रही। वो बार बार यही दिखाती रही कि उसे अपने पति के गायब होने की बहुत चिंता है, जबकि असलियत कुछ और ही थी। यहाँ तक कि उसने अपने छोटे बेटे मुकुल के बारे में भी नहीं सोचा, जिसने एक ही पल में अपने पिता को खो दिया। फिलहाल इस मामले के दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और केस की सुनवाई अदालत में जारी है। पुलिस ने सबूतों के आधार पर चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और सुरेश की बाइक जैसे कई अहम सबूत शामिल हैं। अब पूरे इलाके की नज़र कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि दोषियों को उनके अपराध की कड़ी सजा मिलेगी। तो यहीं खत्म होती है प्रवीण यादव मर्डर केस की ये खौफनाक कहानी, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब रिश्तों में भरोसे की जगह धोखा, लालच और जुनून ले लेते हैं तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। अगर आपने वीडियो आखिर तक देखी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें